नमस्कार दोस्तों, मैं डीके चंदेला स्वागत करता हूं आपका फिर से अब नए टॉपिक यूएनओ पर। आज हम बात करेंगे यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कई दोस्तों का आग्रह था कि ये टॉपिक पर चर्चा की जाए क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तमाम कंपटीशन लिहाज से या यूजी बीए के हिसाब से, 12th लेवल के हिसाब से, स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल लेवल स्टूडेंट्स या किसी भी क्षेत्र में इस टॉपिक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और आज के दौर में ये बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। यूएनओ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यूएनओ होता क्या है, यूएनओ की कार्य प्रणाली क्या है, क्या इसका संगठन है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, कब ये आया था, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि इसकी जब रूपरेखा हम बनाए तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918, तो उसके बाद 1919 के अंदर एक राष्ट्र संघ की स्थापना पर जोर दिया गया था कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो इन महायुद्धों को रोक सके, जो विश्व की भलाई के लिए हो, और राष्ट्र संघ बनाया भी गया। लेकिन उस राष्ट्र संघ का ऐसा हर्ष हुआ कि वो राष्ट्र संघ कामयाब नहीं हुआ और विश्व को दूसरे विश्व युद्ध का दंश झेलना पड़ा। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसी युद्ध के बीच में चलते चलते फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके दिमाग में ये विचार आया कि राष्ट्रसंघ तो अब नाकामयाब हो गया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, क्यों नहीं एक ऐसा संगठन हो जो विश्व को बचा सके, जो विश्व के कल्याण के लिए काम करे। और इसी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को नगर, जो कि अमेरिका के एक इम्पोर्टेंट नगर है, वहाँ पर 1 जनवरी 1942 को, जिसमें ब्रिटेन था, अमेरिका था, यूएसएसआर था जो उस टाइम का सोवियत संघ कहते हैं जिसको, चीन था, ऐसे लगभग 26 देशों ने एक सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में ये कहा कि हम दूरी राष्ट्रों का सामना करेंगे और ऐसा कोई एक संगठन बनाएंगे जिसका नाम जो संयुक्त राष्ट्र संघ दिया गया था, ये रूजवेल्ट के द्वारा ही दिया गया दोस्तों। इसके ऊपर मीटिंगें होती हुई, सम्मेलन हुए, जिसमें लेक्स एक्सेस सम्मेलन भी हुआ, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ, याल्टा सम्मेलन हुआ। लेकिन इसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई वो हुई 24 अक्टूबर 1945 को। यहाँ पर ये डेट इम्पोर्टेंट है, 24 अक्टूबर 1945। इस डेट को यूएनओ विश्व के सामने आता है। इसमें आज की अगर तारीख में देखी जाए तो 193 कंट्रीज इसमें देश है। इसमें लेटेस्ट कौन जुड़ा था 2011 में, आप सबको पता है, दक्षिणी सूडान को इसका लेटेस्ट देश दक्षिणी सूडान था, वो जुड़ा था। अब इसका अगर हम रूपरेखा की पहले की बात की जाए तो पहले इसमें इतने देश शामिल नहीं थे। 50 राष्ट्र थे शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए 193 देशों तक आज ये पहुंच चुका है। दक्षिण सूडान जो कि उत्तरी सूडान से ही अलग हुआ था, यह इसमें गृह युद्ध हो गया था, उसके बाद इसको भी ये 193वां देश जोड़ लिया गया। अब देखिए इसका जो उद्देश्य था कि ये क्यों बनाया गया था यूएनओ, इसके उद्देश्य तो बहुत से थे कि सामूहिक सुरक्षा करना है, हमें पूरे विश्व में शांति कायम करनी है, जो भी आक्रामक प्रवृत्तियाँ उनको रोकना है, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी विवाद हैं उनको रोकना है ताकि कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद ना हो, उनका शांतिपूर्ण समाधान कर सकें। और जो राष्ट्र के उपनिवेशवाद, जैसे ब्रिटेन या अमेरिका, ऐसे कई राष्ट्र थे, फ्रांस जैसे, जो उपनिवेश फैला रखे थे दूसरे देशों में, जैसे भारत एक उपनिवेश था ब्रिटेन का, भारत के ऊपर ब्रिटेन का अधिशासित था। इसी तरह से सामाजिक, आर्थिक, जो राजनीतिक, सांस्कृतिक जो सहयोग है वो प्राप्त हो सके ऐसे देशों को, इस तरह से ये सामने लाया। अब देखिए यूएनओ का दोस्तों अपने आप में एक चार्टर है, यूएनओ का एक अपने आप में संविधान है जिसके तहत अलग अलग अनुच्छेद हैं, उनमें क्या क्या लिखा है ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि बेसिक टॉपिक है जो कि कुछ लोगों को करने पर मैं लेके आया हूँ, तो इसमें बेसिक्स बात करेंगे अपन। क्या होता है संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है, इसका बजट कौन देता है, कहाँ से इसमें बजट आता है, क्या करते हैं उसमें, उससे पहले हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने पार्ट हैं, कितनी इसमें संस्थाएं हैं। तो देखिए अगर इसकी संस्थाओं की मैं बात करूँ तो इसमें मुख्य रूप से 6 संस्थाएं हम देखते हैं। 6 संस्थाओं में कौन कौन सा, सबसे पहले हम देखते हैं इसका महासभा, दूसरा देखते हैं हम इसका सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको बोलते हैं सुरक्षा परिषद, तीसरा देख लेते हैं इसका सामाजिक आर्थिक परिषद,
चौथा देख लेंगे इसका सचिवालय, पांचवा इसका न्यास परिषद, छठा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ओके, ये इसकी 6 संस्थाएं हैं मुख्य रूप से। इन 6 संस्थाओं का क्या काम है, इसको हम एक एक को डिटेल से समझेंगे। अभी दोस्तों इसमें मुख्य रूप से 5 ही संस्थाएं शामिल हैं, क्योंकि इसमें से जो एक संस्था है उसको हटा दिया गया है, जिसको मतलब उसका रोल कम हो गया है। न्यास परिषद का जिस उद्देश्य से वो आई थी, वो उद्देश्य लगभग पूरा हो गया। अब देखिए, पहली बात तो यही देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता कैसे लेते हैं। तो इसकी सदस्यता के मैटर को लेकर के बहुत सारी बहस भी है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है इसका सुरक्षा परिषद का। हालांकि महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर इसके सदस्यों को सदस्यता प्रदान करते हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है इसके सुरक्षा परिषद का। सुरक्षा परिषद की अगर पूर्णतः भागीदारी होगी, पूर्णतः उसकी सहमति होगी, 500 जो उसके परमानेंट कैंडिडेट उनकी अगर सदस्य सहमति होगी, तो ही कोई देश इसकी सदस्यता ले सकता है। सदस्यों को निकाला भी जा सकता है, लेकिन हालांकि कुछ देश ऐसे भी थे जैसे इंडोनेशिया वगैरह जो खुद निकले थे लेकिन फिर खुद ही शामिल भी हो गए थे। तो वो देश ऐसे भी थे जो, जैसे अमेरिका भी एक बार खुद निकल गया था किसी मुद्दे के ऊपर, फिर खुद ही शामिल हो गया था। अब इसमें अपन पहला टॉपिक लेते हैं महासभा। क्या होती है महासभा? देखिए, महासभा इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। महासभा को विश्व की लघु संसद भी बोलते हैं। और महासभा में प्रत्येक देश का 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य प्रत्येक देश से इसमें सम्मिलित किए जा रहे हैं, लेकिन उनको वोट सिर्फ एक ही देने का अधिकार है। सदस्य 5 शामिल हो सकते हैं किसी भी देश के ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वोट उनका सिर्फ एक होगा। दुनिया में कुल 193 देश हैं जो कि महासभा के सदस्य हैं। उनके 5-5 सदस्य इसमें शामिल हैं, लेकिन वोट उनका सबका क्या होगा? एक ही होगा। महासभा का भी एक अलग से चार्टर है जिसमें अनेकों चीज़ें दी गई है। महासभा में क्या क्या होता है, महासभा में मुख्य टॉपिक्स कौन से हैं, बहस के शॉर्ट टॉपिक्स कौन से हैं, इस तरह से महासभा के कई अधिकार हैं। लेकिन महासभा का जो मेन काम है वो क्या होता है? देखो, महासभा एक ऐसी संस्था है जो यूएनओ का बजट पारित करती है। यूएनओ का बजट पारित करती है। बजट के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ कि बजट में क्या होता है कि 0.01% ये न्यूनतम राशि निर्धारित करती है कि यूएनओ के बजट का इतना प्रतिशत तो किसी भी देश को देना ही होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 25% की भागीदारी निर्धारित करती है कि कोई भी देश जो अपना बजट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता है 25% से ज़्यादा तो वो भी नहीं दे सकता। और उसमें सबसे ज़्यादा देता है 22%, लगभग 22.5% यूएसए देता है इसका। लगभग 13 से 16% इसका बजट जापान अकेला देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं जो कि इसके बजट में बहुत ज़्यादा भागीदारी निभाते हैं। अब महासभा का दूसरा कार्य, महासभा का बजट पारित करता है। महासभा बजट पारित करती है यूएनए की। महासभा सुरक्षा परिषद और जो अन्य संगठन उनके रिपोर्टों पर भी विचार करती है। ये जो हमने बताया न्यास परिषद, इस न्यास परिषद का भी जो निरीक्षण करना होता है वो महासभा ही करती है। और हर देश है उसकी कोई लिंग जाति कुछ नहीं देखता, उनके आधार पर जो मौलिक स्वतंत्रताएं होती है उनको भी निर्धारित महासभा ही करती है। अब महासभा की हम बात कर रहे हैं तो इसमें 6 समितियां होती है मुख्य। तो 6 समितियां कौन कौन सी हैं? एक तो होती है निशस्त्रीकरण की समिति। निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऊपर एक समिति बनाई गई थी कि दुनिया में निशस्त्रीकरण के लिए जितने भी काम हुए हैं, जैसे एनपीटी बनी है, सीटीपीटी बनी है, एलटीपीटी बनी है, साल्ट बनी है, स्टार्ट बनी है, ये जितनी भी संस्थाएं बनी हैं ये इसी के तहत बनी है। दूसरी आर्थिक और वित्त समिति, तीसरी सामाजिक और मानवीय सांस्कृतिक समिति, कानूनी समिति है, इसमें प्रशासनिक समिति भी इसमें आती है। अब देखिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आती है जो कि कंपटीशन में पूछा भी जाता है, यूजी पीजी लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि महासभा का अधिवेशन कब होता है। तो महासभा के अधिवेशन 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला कि ये प्रत्येक सितंबर, याद रखना, प्रत्येक सितंबर, प्रतिवर्ष के प्रत्येक सितंबर के तीसरे मंगलवार, तीसरा जो मंगलवार होता है उससे लेकर के और लगभग ये दिसंबर लास्ट यानी लगभग क्रिसमस तक,
क्रिसमस तक इसका सम्मेलन चलता है। ये महासभा का सम्मेलन होता है। लेकिन अब एक और रूल किया गया है कि कभी भी 24 घंटे के अंदर अंदर महासभा की मीटिंग बुलाई जा सकती है। ये विशेष मीटिंग है जो कि कभी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो ये मीटिंग बुलाई जा सकती है। अब महासभा में आपको पता होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 3 नवंबर 1950 को इसमें शांति का प्रस्ताव रखा गया था। शांति के लिए एकता का प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 को इसमें प्रयास किया गया था। वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद इस महासभा में ही एक छोटी असेंबली नाम से भी 1947 में लाई गई थी, जिसको अंतरिम समिति बोलते हैं। मतलब अब इसमें ये कहा गया कि भाई जो ये 5 सदस्य हैं, ये 5 सदस्य अगर नहीं भी हों, यानी कि 193 × 5 कंट्री ये सदस्य ना भी हों, तो एक छोटी असेंबली बना दी जाए जिसमें जो कुछ लोग हैं एक एक सदस्य भेज के इसका कार्रवाई के कोई बाधा ना बने। अब महासभा के बारे में हमने बात की। अब इसका दूसरा इंपॉर्टेंट अंग आता है सुरक्षा परिषद। देखिए दोस्तों, ये सुरक्षा परिषद क्या होती है? ये ही एक ऐसी परिषद है जिसने यूएनओ को अपने कंट्रोल में कर रखा है। इन्हीं की देन है कि यूएनओ बना रहे, इन्हीं की यूएनओ में फुल चलती है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 कंट्री है। कुल कितनी कंट्री है? 15। 15 में से 5 स्थायी कंट्री है। 5 स्थायी कंट्री है, जिसमें से कौन कौन से हैं? चाइना, रसिया, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, यूएस। ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं, ठीक। और 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों को हर साल चुना जाता है। अस्थायी सदस्य में से इसके लिए एक प्रावधान किया गया है। उस प्रावधान के तहत इसमें से 5 सदस्य इसमें से कहाँ से होंगे? एशिया और अफ्रीका से। 2 सदस्य होंगे पश्चिमी यूरोप से, 1 सदस्य होगा पूर्वी यूरोप से, और 2 सदस्य होंगे इसमें कहाँ से? 2 सदस्य इसमें होंगे दक्षिणी अमेरिका से। अब इन सदस्यों में हर बार अलग अलग चुने जाते हैं। जैसे अगर सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की मैं बात करूं तो भारत भी इसका सदस्य रह चुका है। भारत इसमें कई बार सदस्य रह चुका है। जैसे 2015 और 17 के स्लैब में लास्ट बार भारत को इसका सदस्य बनाया गया था। इससे पहले भारत 1950-51 में भारत इसका सदस्य रह चुका है। 1965-66 में इसका सदस्य रह चुका है। 50-51 में सदस्य रहा भारत। फिर 65-66 में भारत इसका सदस्य रहा। फिर 72-73 में भारत इसका सदस्य रहा। 77-78 में भारत इसका सदस्य रहा। 84-85 में भारत इसका सदस्य रहा। 91-92 में रहा। 2011-12 में रहा और 2015-17 में रहा। 10 बार तक कुल भारत को इसके अस्थायी सदस्य के लिए चुना गया है। देखिए, जब कई बार अपने बात देखते हैं कि भारतीयों का इसमें क्या रोल रहा, तो दोस्तों भारतीयों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसा आप सबको पता होगा कि एक बार जो विजयलक्ष्मी पंडित जी थी, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो 8वां अधिवेशन था, 8वां अधिवेशन, उसकी अध्यक्ष रही थी। उसकी अध्यक्ष चुनी गई थी भारत की ही विजयलक्ष्मी पंडित जी। उसके बाद राजकुमारी अमृता कौर थी, जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम थे जो ILO के अध्यक्ष चुने गए थे 33वें। जे भाभा थे, थिमैया थे। और आपको एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, जो कि हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बात करेंगे, दलबीर सिंह भंडारी जी की बात करेंगे। चूँकि हम राजस्थान से हैं तो वो जोधपुर से बिलोंग करते हैं। दलबीर सिंह भंडारी जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पिछले 2 कार्यकाल से जज रह चुके हैं। उसके बाद शशि थरूर जी भी इसके अपर सचिव रहे थे। वैसे ही भारत के बहुत से लोग हैं जो UNO में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। उसके बाद में तीसरे इसका जो, अगर मैं सुरक्षा परिषद की बात कर रहा था, तो 5 स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद में एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि इसमें हर स्थायी सदस्य को वीटो का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? वीटो। वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूँ। वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूँ। अगर कोई मुद्दे पर कोई मुद्दा पारित हो रहा है सुरक्षा परिषद में और इन 5 सदस्यों में से एक ने भी वीटो कर लिया,
तो वो मुद्दा, वो बहस पारित नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। दूसरी बात, अगर किसी मुद्दे को पारित करवाना है तो उसके लिए इन जो 5 + 10 15 सदस्य हैं, इनमें से 9 की सहमति चाहिए, और उस 9 में से अनिवार्य रूप से 5 स्थायी सदस्य तो 500 होने चाहिए, बल्कि 4 कैसे होने चाहिए, अस्थायी। 9 की सदस्यता, 9 की सहमति बहुत इम्पोर्टेंट, तभी वो मुद्दा कोई भी बजट, कोई भी कुछ भी हो, वो पास हो पाएगा, अन्यथा वो पास नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए कई बार बहसें भी छिड़ी कि भाई इसका उपयोग, दुरुपयोग हो रहा है। यूएसएसआर ने लगभग 114 बार इसका उपयोग किया है, हर मुद्दे पर इसका दुरुपयोग किया जाता है। चाइना भारत के मुद्दे पर कभी भी वीटो कर लेता है, यूएसएसआर वीटो कर लेता है, जैसे क्रीमिया पर अभी हमला हुआ था उसमें वीटो कर लिया, या फिर इजराइल के संबंध में इजराइल को दोस्त मानता था अमेरिका, उसने वहाँ वीटो कर लिया था, या ईरान इराक मुद्दे पर वीटो करना। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जब इन्होंने अपनी खुद की सुनी, ना कि विश्व की सुनी। तीसरा मैं टॉपिक लेता हूँ, वो है न्यास परिषद। देखिए न्यास परिषद क्या होता है। न्यास परिषद उस समय लाई गई थी जब ज़्यादातर देश गुलामी की जंजीर में थे, जैसे भारत जैसे देश, श्रीलंका जैसे देश, नॉर्वे, ये देश गुलाम थे। उस समय इसको ध्यान में रखकर ये लाई गई थी। वर्साई की संधि का उदाहरण हम देख चुके थे कि वर्साई की संधि से क्या क्या फर्क पड़ा था विश्व के ऊपर, और उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए न्यास परिषद लाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित हो, इससे उपनिवेशवाद जड़ से खत्म हो जाए, यानी कि भारत जैसे छोटे देशों से उपनिवेशवाद खत्म हो, शांति स्थापित हो, शिक्षा को बढ़ावा मिले, कर्मिक विकास हो, पूरे विश्व में जो जाति लिंग आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं उनकी समाप्ति। आपको पता है जैसे दक्षिण अफ्रीका देश था जहाँ पर महात्मा गांधी गए थे, ऐसे देशों में क्या होता था, लिंग आधारित निर्जातीय संघर्ष, जाति की हिंसा होती थी। उन सब में इसने बहुत अच्छा काम किया है न्यास परिषद ने। और आज लगभग न्यास परिषद ने, जैसे राउंडी था, फ्रेंच, कैमरून वगैरह, टोंगनिका, नोरू, सुमात्रा, या फिर आप देखते हैं ग्रीनविच रेखा से इस साइड वाले देश देखते हैं, तो इन देशों को आज़ाद कराने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और अब जब ये लगभग देश आज़ाद हो चुके तो न्यास परिषद का भी इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहा, इसको समाप्त करने की बात कही जा रही है, और इसका अब इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहा। चौथा मैं लेता हूँ सचिवालय। देखो दोस्तों, यूएनओ का जो सचिवालय है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में। ये इसका सचिवालय है। अब उस सचिवालय का क्या काम है? सचिवालय में एक प्रशासनिक अंग है दोस्तों, जिसका एक अध्यक्ष होता है जो महासभा चुनती है, जिसमें सुरक्षा परिषद की बहुत इंपॉर्टेंट सलाह होती है। वो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। अब उस अध्यक्ष में सारी योग्यताएं होनी चाहिए, ईमानदार वो और भी कई योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। महासचिव का काम क्या होता है कि वो चार्टर के अनुसार जो भी फैसले लेता है वो सारे चार्टर के अनुसार लेता है। दूसरी बात, वो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, इन सब की बैठकों में भाग लेता है। सामान्य प्रशासन को वो देखता है, जो भी तकनीकी कार्य हैं महासभा के वगैरह के, उन सबको संभालता है। अब मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्स बताऊंगा कि महासचिव कितने हो चुके, कहाँ के थे, कौन थे इसमें। तो देखिए, पहला आपको शायद मालूम होगा कि पहला महासचिव कौन था यूएनओ का। पहला महासचिव, इसमें पहला महासचिव था ट्रेंग वैली, इसको ट्राइन वी ली भी कहते हैं। ये नॉर्वे के थे जनाब। 1946 to 52। उसके बाद डैग हैमरशोल्ड, ये थे स्वीडन के। ये इसके दूसरे महासचिव थे। तीसरे महासचिव थे इसके यू थांट, जो कि म्यांमार के थे, अपने पड़ोसी देश है बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं, वहाँ के थे। चौथे इसके महासचिव थे कुर्ट वाल्डहेम। कुर्ट वाल्डहेम ओहदे कहाँ से थे?
ऑस्ट्रिया। पांचवे थे इसके जेवियर पेरियर दे कुरियार, जेवियर पेरियर कुरियार, ये थे पेरू के। पी से याद रखना, पेरियर यानी पेरू। छठे थे इसके बुतरस, बुतरस घाली बहुत फेमस थे, इनका नाम बहुत फेमस है, बुतरस बुतरस घाली, ये थे घाना के। सातवें इसके महासचिव थे कोफी अन्नान। देखिए दोस्तों, कोफी अन्नान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफी अन्नान लगभग रहे थे 1997 के आसपास से 2006 तक रहे। इन्होंने महासभा या सुरक्षा परिषद में क्या क्या बदलाव हो सकता है, क्या क्या इसमें चेंजेस किए जाने चाहिए, इसमें क्या क्या कुछ नया जुड़ सकता है, उसके लिए कोफी अन्नान ने बहुत अच्छा काम किया था। आठवें बान की मून, जो कि अभी इससे पहले थे, बान की मून का नाम आप सब जानते हैं। ये 2 कार्यकाल तक रहे थे, लगभग 2007 से 2017 तक इनका कार्यकाल। और अभी तो आप सब जानते ही हैं, करंट के एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल के ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और बान की मून कहाँ के? साउथ कोरिया के। ये इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। जो सचिवालय होता है उसमें अध्यक्ष का मुख्य काम होता है कि वित्तीय कार्यों को वो संभाले, जो प्रतिनिधि कार्य होते हैं, राजनीतिक कार्य होते हैं, उनको वो संभाले। महासभा या सुरक्षा परिषद या सामाजिक आर्थिक परिषद, उनकी मीटिंगों में हो जाए, इस तरह से इसके मुख्य काम होता है। पांचवा में देखता हूँ कि आर्थिक और सामाजिक परिषद। देखिए, आर्थिक और सामाजिक परिषद क्यों बनाई गई थी? इसके तहत इतने मुद्दे हैं कि विश्व में WTO या UNFCCC या फिर चाइल्ड वाला है या WHO है या ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है वो इसी के तहत काम कर रही है कि विश्व में कोई भूखा ना सोए, जाति लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। और इसको जो शक्तियाँ दी गई चार्टर के अनुसार वो ये थी कि कहीं भी सबके मानव के अधिकारों का, मानव की स्वतंत्रता का आदर हो, सम्मान हो। कहीं भी अपनी क्षमता के अनुसार यदि कोई कमाना चाहता है, उसका आदर हो, उसका सम्मान हो। सुरक्षा परिषद में ये कहा गया है कि उनकी सहायता की जाए। सुरक्षा परिषद को भी इसमें शामिल करते हुए कहा गया है कि सुरक्षा परिषद इसके लिए अलग से बजट जारी करे, जो कि विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा सुरक्षा परिषद या फिर मैं कहूँ UNO के द्वारा जो शांति सेनाएं भेजी जाती हैं वो भी इसी का पार्ट है। जैसे आपने देखा होगा, अभी अफगानिस्तान से अमेरिका शांति सेना को हटाने की बात कर रहा है, या फिर कांगो या अफ्रीका के जितने भी देश हैं उनमें जो शांति सेनाएं भेजी जाती हैं वो भी UNO के इसी पार्ट के तहत होता है। और विश्व में जो अभाव, दरिद्रता जैसी चीज़ें, निरक्षरता है, या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव है, कलर के आधार पर जो भेदभाव है, उसको समाप्त करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। छठा दोस्तों इसका जो टॉपिक हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका जो हेड ऑफिस है वो है हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। यूरोप का एक देश है नीदरलैंड, वहाँ पर इसका हेड ऑफिस है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश। प्रत्येक न्यायाधीश लगभग 9 साल कार्यकाल होता है उसका, 9 साल। ठीक, अब इसमें देखिए, मैं अभी आपको बता रहा था जैसे कि भारत के कौन है? दलबीर सिंह भंडारी, दलबीर सिंह भंडारी, जो कि लगभग 2012 में चुने गए थे, वहाँ पर 2017 तक रहे। अब 2017 में इनका दूसरा कार्यकाल शुरू होगा, जो लगभग 2027 तक चलेगा। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें कौन भाग ले सकता है? इसमें यदि कोई भी देश ऐसा चाहे कि उसका आंतरिक मामला है या फिर उसको प्रॉब्लम हो रही, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो रिट जारी कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपनी पेशी दे सकता है, उसकी सुनवाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसी भी देश के बिना कहे उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसके लिए क्या होता है कि गणपूर्ति जो रखी गई है इसकी, वो 9 सदस्यों की रखी गई। इसमें सारे जो सदस्य हैं, जितने भी न्यायाधीश हैं, उनका जो निर्णय होता है वो बहुमत के आधार पर ही होता है। अब देखिए, एक होता है कि इसमें भाषाएं कितनी है, ये भी कई बार UNO के लिए पूछ लिया जाता है कि UNO की आधिकारिक भाषाएं कितनी है। देखिए, UNO का जो न्यायालय की अगर बात चल रही है, तो मैं न्यायालय की बात करूँ तो न्यायालय में 2 ही भाषाएं हैं
जिसमें काम होता है, एक फ्रेंच और एक इंग्लिश। लेकिन अगर मैं पूरी यूएनओ की बात करूँ तो यूएनओ में 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी? फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, चीनी, और इसमें होती है भैया अरबी। अरबी भी इसकी इम्पोर्टेंट भाषा है। एक शायद मैं बोल रहा हूँ, उसका नाम ध्यान आएगा तो बोलता हूँ। 6 भाषाओं में यूएनओ काम करता है। इसके बाद हम इसके अधिकार क्षेत्र देखते हैं। इसका ऐच्छिक अधिकार क्षेत्र भी है, अनिवार्य भी है, परामर्शदाता भी अधिकार क्षेत्र। अब मैं यूएनओ की कुछ मुख्य बातें बताता हूँ कि यूएनओ का जो जैसे यूजी या पीजी लेवल के स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि इसमें जो सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं कि यूएनओ की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, या यूएनओ में भारत की सदस्यता के लिए क्या क्या मापदंड है, भारत को सदस्यता दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। इन तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करूँ दोस्तों की इम्पोर्टेंट बात है, भारत इसका सदस्य बनने के क्या योग्य है या नहीं है। तो देखिए इसकी योग्यता की बात करते हैं। जी बिल्कुल हाँ, भारत इसके सदस्य बनने के लिए योग्य है। पॉइंट हम देते हैं कैसे। देखिए भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत इसके बनने के योग्य है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी है अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश इसके सदस्य हैं। दूसरी बात, भारत विश्व की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है। ठीक। 3rd, भारत विश्व की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री है। 4th, भारत यूएनओ की सभी संस्थाओं में, चाहे वो ILO हो, WHO हो, UNFCC हो, WTO हो, सब में योगदान देता आया है, एक जिम्मेदार देश है। भारत सभी जो पर्यावरण सम्मेलन होते हैं उन सब का बराबर रूप से भागीदार बनता है। 5वीं बात, 6ठी बात कि भारत G4 का सदस्य है। G4 के वो कंट्री हैं जिसमें जापान, जर्मनी, ब्राज़ील और इंडिया आते हैं। ये कंट्री ये कहते हैं कि हमें भी इसका हिस्सा बनाया जाना चाहिए। क्यों बनाया जाना चाहिए? क्योंकि ये वो कंट्री हैं कि ये योगदान भी देते हैं। जापान जैसे कंट्री है जो दूसरे नंबर पर योगदान देते हैं, इसमें अमेरिका के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बढ़िया है, वेल डेवलप्ड कंट्री है, एशिया की कंट्री है। इसलिए दूसरा, भारत जो है वो G20 का भी देश है, भारत ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण देश है, क्वाड का एक महत्वपूर्ण देश है, उपमहाद्वीप है भारत। ये सब मापदंड ऐसे हैं जो कि भारत को इसका सदस्य बनाए जाने के योग्य है। भारत में एक विश्व की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, जिसमें से यंग पॉपुलेशन है 2nd लार्जेस्ट व 1st लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन भारत में निवास करती है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यूएनओ की उपलब्धि क्या क्या है। देखिए यूएनओ को हम कई तरीके से देखते हैं। अगर इसके क्रिटिक्स की बात करें तो कहेंगे कि यूएनओ कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि यूएनओ के आने के बाद भी विश्व में छद्म युद्ध नहीं रुक रहे हैं। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध, भारत चाइना का युद्ध, क्यूबा का संकट आया, उसके बाद ईरान इराक हुआ, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ, या फिर आप ताइवान का चाइना के साथ हुआ, या रसिया ने जो क्रीमिया पर हमला किया, या फिलिस्तीन का इजराइल का मुद्दा चल रहा है, नामीबिया का चल रहा है। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यूएनओ कहीं ना कहीं अपने लक्ष्यों में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन अगर हम दूसरे रूप से कहें कि इसके पॉजिटिव पक्ष की बात करें तो कहेंगे कि यूएनओ अपन जिस उद्देश्य से बनाया गया था, कि यूएनओ का जो उद्देश्य था उसमें वो कामयाब हुआ है। क्योंकि यूएनओ के आने के बाद 3rd वर्ल्ड वॉर अभी तक नहीं हुआ है। यूएनओ ने कहीं ना कहीं इसके ऊपर पाबंदी लगाई है। कैसे लगाई है इसको समझा जा सकता है कि पर्यावरण सम्मेलन होते हैं, सभी देशों की भूमिकाएं निश्चित की गई हैं, या फिर जितनी भी संधियां हुई हैं जिसमें आप दे सकते हैं CTBT, NPT, SALT 1st 2nd, START 1st 2nd एंड 1996 वाले CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जिसको कहते हैं। ये ऐसी संधियां थी सारी। सॉरी लाइट चली गई। हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।